नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी इस सारे ड्रामे के बीच एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव सरकार है, इस सरकार के प्रति लोग ही नहीं वहाँ के, उनके शिवसेना के विधायक, शिवसेना के मंत्री और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अच्छे खासे नाराज़ हैं उद्धव ठाकरे से, उनके काम करने के तरीके से और जिस तरह से बयानबाजी हुई है संजय राउत की और जिस तरह से शरद पवार बयानबाजी कर रहे हैं, इससे भी एक बात साफ है कि अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है कि आज शिवसेना की जो दुर्दशा हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि इसके लिए दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक एनसीपी और एक शिवसेना में संजय राउत या उद्धव ठाकरे के जो और निकट के लोग हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से उद्धव की सरकार बनी और उसने भारतीय जनता पार्टी का 15 साल पुराना साथ छोड़कर महाविकास अघाड़ी एक बनाया गठबंधन, और उसमें जैसे ही एनसीपी साथ में आई तो उन्होंने कहा यहीं से एक खेल शुरू हो गया कि शिवसेना को किस तरह से समाप्त किया जाए। और इस सब में बड़ी होशियारी से जो शरद पवार जी हैं वो उप मुख्यमंत्री अपने भतीजे के लिए यानी अजीत पवार के लिए, गृह मंत्रालय अनिल देशमुख जो कि आजकल जेल में हैं उनके लिए, और इसी तरह बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने लिए अपने कोटे में। और यहीं से खेल शुरू हुआ उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को कमज़ोर करने का और अपने आप को मजबूत करने का। आपको ध्यान होगा सरकार के पहले, और ये तो आंकड़े भी बताते हैं कि एनसीपी को जो वोट प्रतिशत मिला वो इतना नहीं था कि लोगों ने उनको पसंद किया हो, और मैंडेट बिल्कुल साफ था, मैंडेट बीजेपी के लिए था। लेकिन जिस तरह से शरद पवार जी की हमेशा हर बात रही है, आप गौर करेंगे तो उनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे जब वो कांग्रेस में थे और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, ये गृह मंत्री थे, उस समय जो हिंदू टेररिज्म नाम का एक चीज़ आई उसको लॉन्च किया गया, जिस तरह से के बम ब्लास्ट के दोषियों को बचाने में कवायद किया, जिस तरह से मुंबई के बम ब्लास्ट के दोषियों को बचाने की कवायद की गई, इस सब में भी हमने देखा। और इस सब के बाद सुप्रिया सूले जो उनकी बेटी है उस तक का बयान आता है और उन्होंने बाकायदा ये बयान कहा था कि मेरे पिता तो नास्तिक हैं। इसके बाद हमने देखा कि जब उद्धव सरकार बन गई तो गृह मंत्रालय तो एनसीपी के कोटे में था, लेकिन उसी में पालघर साधुओं की हत्या होती है और 90 दिन तक चार्जशीट का दाखिल न होना ये बता रहा है किस तरह का काम सरकार के द्वारा हो रहा था। एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे, उनके मंत्रियों के, नवाब मलिक के ऊपर लगे, अजीत पवार के ऊपर लगे, लेकिन इसका असर कहाँ पड़ रहा था? इसका असर पड़ रहा था शिवसेना उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे जी शायद इस चीज़ को समझने में नाकाम रहे, बस मुख्यमंत्री हूँ इतना भर शायद काफ़ी है उनको लगा उनका बेटा है वो पर्यावरण मंत्री और पर्यटक मंत्री, क्या क्या मंत्रालय उन्होंने ले लिया, उससे शायद उनको संतुष्टि लगी। लेकिन मामला इतना भर नहीं है जितना देखने में लग रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस सारे चीज़ में आपको लगेगा कि हम अगर कह रहे हैं कि इसमें जो है एकनाथ शिंदे ने बगावत की है, मैं उसको कहता हूं कि वो बगावत को मजबूर हुए हैं। और ये उन्होंने अपने बयानों में भी कहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी के इर्द गिर्द लोग थे, उनकी वजह से विधायक उनसे नहीं मिल पा रहे थे। और इन सब में जो शरद पवार के बयान हैं, अगर आप सरकार बनने के पहले और उसके बाद के बयान देखेंगे तो वो बयानों से सरकार की छवि खराब हुई है। और एनसीपी के जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हैं फिर चाहे वो मंत्री बने, उनके आप कार्यकाल देख लो, महाराष्ट्र में छवि खराब हुई है। और जो नाराजगी है विधायकों की, ये आज खुलकर सामने आई है। लेकिन इसको पहले ही आपको बता दूं कि कांग्रेस के एमएलए ने भी इस बात को उठाया था, नाना पटोले ने इस बात को उठाया था कि हमारी नहीं चल रही है, एनसीपी की चल रही है। शिवसेना वाले विधायक भी इसी बात को पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, एनसीपी की चल रही है। और अब जब ये हालत बनी है कि अब पार्टी खत्म होने के कगार पर है, सरकार तो गिरने ही जा रही है, तो शरद पवार एक बार फिर से बयानबाजी करके
महाराष्ट्र में लोगों को उकसाना चाहते हैं। वो नीति अपनाना चाहते हैं जो इस देश में 70 साल कांग्रेस ने की। आखिरकार नाम तो नेशनलिस्ट का कांग्रेस ही बाद में लगाया। तो एनसीपी ये जो है कांग्रेस से आए हुए हैं, हम सब जानते हैं। उसी फॉर्मूले को लोगों को लड़ाकर भिड़ाकर इस तरह की बातें करके ये फिर से एक बार अपने पक्ष में माहौल को बनाना चाहते हैं। लेकिन शरद पवार जी के बारे में जैसा कहा जाता है कि पुराने नेता हैं, दूर की सोचते हैं, तो संजय राउत जी का बयान वो खटास पैदा करता रहा बीजेपी और शिवसेना में। लेकिन शरद पवार जी के जो आजकल के बयान हैं, पहली बात छोड़ दें, पहले उन्होंने क्या किया है, पहले मैंने बताया कि किस तरह से वो हिंदुत्व से नफरत करते रहे और उसके लिए पूरी एक योजना बनाते रहे। अपने समय में जब कांग्रेस में थे तब से उन्होंने इस काम पे किया है। लेकिन अब उद्धव सरकार में जब वो सहभागी हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि गृह मंत्रालय उन्हीं के एनसीपी के जो विधायक थे उनके पास है। लेकिन उसके साथ उन्होंने किया क्या, उगाही के आरोप लगे। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, दिशा सालियान की हत्या होती है, उस सारे मामले में नेपोटिज्म सामने आता है। पालघर के साधुओं की हत्या का मामला सामने आता है। हनुमान चालीसा को लेकर एफआईआर करने का मामला आता है। इन सब से करने वाली एनसीपी थी, ये जितने काम इसके पीछे हो रहे थे। लेकिन नाम किसका हो रहा है, उद्धव ठाकरे का। और ओबियसली जब मुख्यमंत्री आप हैं तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन आज भी जब सरकार गिरने को जा रही है, कुछ घंटों की मेहमान है, पार्टी टूटने को जा रही है, कुछ घंटे की मेहमान है, और ऐसे में भी आप देखिए ये दोनों नेता, संजय राउत धमकी दे रहे थे, कभी कहते हैं 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, ये जो गए हैं एक नाथ शिंदे के साथ ये वापस आ जाएं वरना अंजाम बुरा होगा, अंजाम भुगतने को तैयार रहें। फिर ये संजय राउत बयान देते हैं कि ये जो विद्रोही हैं, ये जिन्होंने धोखा किया है, इनका घरों में रहना, सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। संजय राउत जी क्या कहते हैं, जो विधायक चले गए महाराष्ट्र में, घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं। शरद पवार जी भी इसी तरह की बातें करते हैं कि ठीक है, हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, अगर सरकार गिरती है हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, हम हर तरह से लड़ाई सड़क पर और सदन में दोनों लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, संजय राउत का बयान भी सड़क पर लड़ाई का है, शरद पवार जी भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। सड़क पर लड़ाई का मतलब क्या है, क्या ये सड़कों पर उतरकर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं या शिवसेना से जो अलग हो गए हैं ये इस समय, और ये जो एक नाथ शिंदे के साथ है जो गुट, क्या ये इनको मारेंगे, इनके ऊपर हमले करेंगे, क्या योजना है? इस योजना का तो खुलासा समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर चला और आखिर में मतलब आप समझिए उद्धव ठाकरे जी पूरे तैयार हो गए, मन बना लिया, सामान उठा के आ गए अपने मुख्यमंत्री आवास से, और उन्होंने बोल भी दिया, ट्वीट भी किया, वीडियो भी बनाए कि मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं, विधायक मुझसे मिलें, मैं पार्टी भी छोड़ने को तैयार हूं, जो अध्यक्ष बनता हो वो चलाए। अब ये आप समझिए शिवसेना में जिस तरह की फूट हुई है, उसके बाद इसके अलावा उद्धव ठाकरे जी के पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कहा है, एक ऑफर दिया है मामले को शांत करने के लिए। लेकिन लगता है कि ये दो नेता जो हैं इस मामले को यूं ही शांत होने नहीं देंगे। तो संजय राउत और शरद पवार, ये दोनों उद्धव ठाकरे जी के इस निर्णय को आप समझिए, जैसे मुख्यमंत्री का फैसला हो गया है, उन्होंने कहा मैं सरकार छोड़ने को तैयार हूं, पद मुख्यमंत्री का और पार्टी अध्यक्ष का, कोई भी आए, तो ये अच्छा निर्णय था। कम से कम उद्धव ठाकरे जी की तरफ से लोग संतुष्ट होते कि इन्होंने तो ऑफर दिया था, इन्होंने तो बात मानी थी। लेकिन ये जो दो नेता हैं संजय राउत, शरद पवार, ये इस मैटर को सुलझने नहीं देना चाहते। उद्धव ठाकरे जी की जो छवि है उसको ठीक रहने नहीं देना चाहते और उसको ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे इनका तो निर्णय कुछ है ही नहीं। तो दोनों नेता सड़क पे उतरने की बातें कर रहे हैं और एक तरफ शिव सैनिकों को उकसा रहे हैं। इस उकसाने का परिणाम क्या होगा हम सब जानते हैं, क्योंकि शिव सैनिक हैं और आमतौर पे पार्टी का कार्यकर्ता वो लीडरशिप के कहने में चलता है। हालांकि बहुत सारे शिव सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर कहा है, मीडिया में भी बयान दिए हैं कि हम वो करेंगे
जो हमारे उद्धव जी बोलेंगे। मतलब संजय राउत क्या बोल रहे हैं, शरद पवार क्या बोल रहे हैं, शिव सैनिक इसका इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं हैं। अगर ये दोनों नेता कहते हैं सड़क पे उतर जाओ, हंगामा करो, ये जो बागी हैं इन पे हमला करो, वो मानने वाले नहीं हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं कि जो शरद पवार की बात मान लें या संजय राउत को अपना नेता मान लें, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग मेच्योरिटी के साथ ये बात कर रहे हैं कि उद्धव जी जैसा कहेंगे। और उद्धव जी ने एक शब्द भी ये नहीं कहा है कि हम सड़कों पे उतरेंगे। उन्होंने सरेंडर किया है एक तरह से। तो इन दोनों नेताओं के जो बयान हैं, इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये। और उन्होंने कहा कि यदि इस महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने में तिगड़म भिड़ाएंगे शरद पवार, तो वो घर नहीं जा पाएंगे। अब वो घर नहीं जा पाएंगे का मतलब उनका भी हमले से नहीं है। उन्होंने इस मामले को किस सेंस में कहा है, तो उसके बारे में नारायण राणे ने मीडिया से कहा कि मेरा मतलब है कि जिस तरह के इन्होंने काम किए हैं, जो घपले घोटाले हुए हैं, उसमें जो जांच चल रही है, ये नेताओं के घर जाने का तरीका क्या, जेल जाएंगे, ऐसा नारायण राणे का दावा है। इसको लेकर के उन्होंने दूसरे सेंस में लिया और बाकायदा इसको ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हुए कि केंद्रीय मंत्री शिवसेना के संजय राउत और शरद पवार को धमका रहे हैं। शरद पवार जी को धमकी दी गई है, इतने सीनियर लीडर हैं। मतलब आप समझिए, आप कुछ भी बोलें, आप बीजेपी को गाली दें, आप कहें मसल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, मोदी अमित शाह ये सब घपला कर रहे हैं, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके लिए बीजेपी दोषी है, और सारा विपक्ष मोदी और अमित शाह को कहे। और अगर बीजेपी का कोई लीडर एक शब्द अगर निकाल रहा है कि कुछ नहीं होगा, तुम घर नहीं जा पाओगे, तो भैया तुम्हें काउंटर कर रहा है, उस पर आप कहेंगे ये भाजपा है इस सब के पीछे। कभी हेमंत बिस्व शर्मा को कहते हैं कि साहब असम में सबको रखा हुआ है, उसके पीछे वो हैं। कभी जो है ये किसी और लीडर को कहते हैं। तो ये सब जो चीज़ है, नारायण राणे का जवाब उस काउंटर में है जो शरद पवार और संजय राउत ने धमकी दी है। लेकिन इतना मैं फिर कहूँगा कि इसमें जो मामला कहीं सुलझेगा, अगर पुरानी दोस्ती फिर से बनेगी बीजेपी और शिवसेना की, जो भी है टूट कर गए हैं वो वापस आएंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर गए थे, उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से अपनाएं, ये जो हनुमान चालीसा को लेकर FIR हुई उनको वापसी लें, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन इस तरह के लोग जो शरद पवार हैं और संजय राउत, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में वो मामले को सुलझने देना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को एक होने देंगे। उनकी योजना, मुझे लग रहा है, योजना मैं कह रहा हूं, उनका षड्यंत्र है शायद, मेरा विचार है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं जो राजनीति को कवर करते हैं, उनका कहना है कि शरद पवार ये और संजय राउत ये दोनों चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे महाराष्ट्र की सड़कों पर हंगामा हो। और इन्होंने खुलकर कह ही दिया है कि हम सड़क पर मुकाबला करेंगे, यानी कहीं ना कहीं हिंसा, धरना, प्रदर्शन और आम नागरिक को ये जिस तरह से शिव सैनिक हो, पार्टी के लोग हों, उनको सड़कों पर उतारने के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रहे हैं, ऐसा इन्हीं के बयान से लगता है। देखना होगा कि क्या ये शिव सैनिकों को भड़काकर सड़कों पर उतारने में कामयाब हो जाएंगे। क्या एनसीपी के कार्यकर्ता उनको शरद पवार सड़क पर उतारने में कामयाब होते हैं, क्योंकि सरकार गिरते देख हो सकता है बौखलाहट में कौन क्या कर दे। तो अब ये देखने लायक बात होगी। लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ, उद्धव ठाकरे जी को बोल्ड स्टेप उठाना होगा और अपना भविष्य और शिवसेना का भविष्य दोनों के लिए उनको सीधे भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान से, यानी अमित शाह और मोदी जी से खुद बात करनी चाहिए। जरूर इस समस्या का समाधान निकल सकता है।